पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि भारत में जो संघ स्तर पर व्यवस्थापिका है उसे संसद कहते हैं। और व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी संसद का कार्य क्या होता है, कानून निर्माण। और चूंकि संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तो आज हम बात करेंगे कि संसद का जो ये कानून निर्माण का काम है, इसमें राज्यसभा का क्या रोल है। तो राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के कार्य की शक्तियां एवं कार्य एवं कार्य। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। तो इसको हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट है विधि निर्माण से संबंधित, कानून निर्माण से संबंधित, उनको समझाना चाहता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। देखो, हम सभी जानते हैं अभी अगस्त 2019 में भारत के राजनीतिक इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि हमने कश्मीर का पुनर्गठन किया। कश्मीर के संबंध में जो अनुच्छेद 370 थे, उन सभी के संबंध में जो अनुच्छेद 370 में जो प्रावधान उल्लेखित थे, उन सभी प्रावधानों को समाप्त कर दिया। और आज की तारीख में क्या लिखा है 370 में कि भारत के संविधान के सभी अनुच्छेद कश्मीर में लागू होंगे, जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, ऐसा लिख दिया। तो इसी के साथ एक घटना और हुई कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन भी किया गया। पुनर्गठन का मतलब ये हुआ कि पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब क्या कर दिया उसको, उस राज्य वाली जो उसकी विशेषता थी वो समाप्त कर दी गई। अब वो है केंद्र शासित प्रदेश, वो भी 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी उसके 2 टुकड़े कर दिए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये जो काम हुआ ना, जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में समाप्त करना और उसके 2 टुकड़े करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण करना, ये जो कार्य है इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट। पुनर्गठन हुआ ना, पुनर्गठन यानी पुनः गठित करना, उसको नए सिरे से बनाना, नए सिरे से उसका गठन करना है, पुनर्गठन कहलाता है। तो इसको मैं आपको जैसे एकदम ध्यान से समझेंगे, कई कंसेप्ट जो इस उदाहरण से आप सीखेंगे। देखिए 5 अगस्त 2019, एक तारीख है 6 अगस्त 2019 और एक तारीख है 9 अगस्त 2019। इस दिन क्या हुआ कि राज्यसभा में, किसमें, राज्यसभा में, आरएस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहां, आरएस का मतलब राज्यसभा। राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 यहां लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, उसको सामने लिख दें, सन क्या इसके सामने आता है ना। तो यहां एक और आएगा, जम्मू और कश्मीर, पूरा नाम इसका। तो क्या नाम था उसका विधेयक का, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 रखा गया राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कहां पे रखा गया, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में रखा गया। समझे आप, ये शब्द पे ध्यान देना है, विधेयक शब्द आ रहा है यहां पे, ठीक है। 5 अगस्त को रखा गया। इसमें क्या प्रावधान थे, मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर जो अभी राज्य है उसको राज्य नहीं रखेंगे, अब से उसके
दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा और दूसरा टुकड़ा भी केंद्र शासित प्रदेश होगा। एक टुकड़े का नाम होगा जम्मू और कश्मीर, तो दूसरे का नाम होगा लद्दाख। है जम्मू, क्या क्या प्रावधान जो शॉर्ट में बता दूं मेन। जम्मू कश्मीर में क्या होगा, एक विधानसभा होगी, मुख्यमंत्री भी होगा, मंत्रिपरिषद होगी। है उधर लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, वहां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद नहीं होंगे। इधर जम्मू कश्मीर में लोकसभा के लिए 5 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, लद्दाख से 1 सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में 4 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, वहां से कोई निर्वाचित नहीं किया जाएगा। लद्दाख से चूंकि विधानसभा नहीं है तो वहां से होगा ही नहीं। लद्दाख में 2 जिले होंगे, लेह और करगिल। इधर जम्मू और कश्मीर में 20 जिले होंगे। ये जो प्रावधान है ना मेन और कई तरह के प्रावधान, करीब 55 पेजेस में, 55 पृष्ठों में ये विधेयक था। मैंने तो शॉर्ट में आपको जो इसके मुख्य प्रावधान थे वो बताए, तो वो सब चीजें इस विधेयक में लिखी हुई थी। यानी यहां क्या हुआ, विधेयक पेश कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एक कोई नया स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, है ना। तो 5 अगस्त को पेश हो गया राज्यसभा में, फिर यहां से 5 अगस्त को ये पारित हो गया शाम को। यानी राज्यसभा की जो सांसद है 245, उन 245 में से आधे से अधिक ने, क्या समझे, ये मानो 123 या उससे अधिक लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया कि हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना चाहिए, हम सहमत है। तो 123 या उससे अधिक सांसदों ने, किसके, राज्यसभा के सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, तो ये पारित हो गया। क्या समझा गया कि ये पारित हो गया, समझे। तो यहां से पारित हो गया। अच्छा, इसको, ये जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है ना, इसको आप जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन प्रस्ताव भी कह सकते हैं, विधेयक का नाम, लेकिन एग्जैक्ट जो शब्द है वो विधेयक ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको प्रस्ताव भी कह देते हैं कि ऐसा पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया, है ना। तो अच्छा, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। विधेयक को बिल कहते हैं, बिल कहलाता है। अखबारों में कई बार बिल ही लिखा हुआ आ जाएगा, हिंदी अखबार भी बिल लिख देते हैं। तो ये पास हो गया था 5 अगस्त को राज्यसभा से, अब गया लोकसभा में, लोकसभा में गया, लोकसभा में गया 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त को एलएस में पेश, वह पारित हो गया ना यहां से, भाई यहां से पारित हो गया, फिर यहां आया, यहां से पारित हो गया। जो लोकसभा के सदस्य थे, जैसे 543 थे, 543 में से आधे से अधिक सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, कहा ठीक है, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होना चाहिए, तो यहां से भी पारित माना गया। जो ही आधे से अधिक सांसद उसके पक्ष में मतदान करते हैं, वो प्रस्ताव या वो विधेयक पारित माना जाता है। पारित मानने का या पास होने का मापदंड क्या है, ये है कि आधे से अधिक सांसद उसके पक्ष में वोट डालने चाहिए। तो इसमें डाल दिया, यहां भी, यहां से पारित होने के बाद अभी चूंकि काम और बाकी है, तो ये 7 अगस्त को गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय ने 9 तारीख को, क्या हो रहा है यहां पे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, वैसे संवैधानिक भाषा में कहते हैं इसको अनुमोदित या अनुमोदन, राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो गया इसको, है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए इसको। तो यहां भी क्या कहलाया कि साहब, जब यहां भी विधेयक कह रहे हैं, यहां भी ये कहलाया, लोकसभा में सांसदों ने क्या कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 आया है, चलो पारित करते हैं। यहां भी राष्ट्रपति जी के पास लेके गए थे, लो साहब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, समझे। जो ही राष्ट्रपति जी के साइन हुए इस पे, और ये जो शब्द लिखा है ना विधेयक, इसका नाम बदल गया, विधेयक हो गया अधिनियम। क्या समझे आप, अब तक यहां से 5 तारीख से लेकर 9 तारीख को राष्ट्रपति जी के साइन होने से पहले इसको कहते थे विधेयक, अब इसका नाम बदलकर हो गया अधिनियम। क्या कहा जाने लगा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ध्यान से समझना, यहां 5 तारीख से चले अपन,
9 तारीख को आ गई राष्ट्रपति जी के पास, वहां तक इसका नाम राष्ट्रपति जी की टेबल पर आया नहीं है विधेयक, तब तक इसका नाम विधेयक ही था। जो ही राष्ट्रपति जी ने साइन किए, ये विधेयक शब्द को हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया अधिनियम। इस अधिनियम को हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कानून, विधि। विधि को कानून को एक ही बात है, और संसदीय भाषा में इसको कहते हैं अधिनियम, इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्ट। क्या कहा जाने लगा इसको? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। समझे? तो अब आप समझे ना, विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। इस अधिनियम को ही कानून कहेंगे और इसे विधि भी कहते हैं, लेकिन संसद की भाषा में इसको कहते हैं अधिनियम। किताब उठा के देखोगे आप तो एक्ट ही मिलेगा वहां, समझे? वहां विधि नहीं मिलेगी, कानून नहीं मिलेगा, वहां क्या मिलेगा? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहां पे कि विधेयक कब तक विधेयक रहता है? जब तक राष्ट्रपति जी के साइन नहीं होते। यानी ये जो अधिनियम है, अधिनियम बनने से पहले विधेयक कहलाता है, या यूं कह सकते हैं कि कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है। और इसकी यात्रा कहां से शुरू हुई? 5 अगस्त से। तो ये जो विधि, ये कार्य हुआ ना 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, राष्ट्रपति जी के साइन होने तक ये जो काम हुआ, इससे कहते हैं विधि निर्माण। क्या कहेंगे? विधि निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लॉज। ये जो सारा काम है ये कहलाता है विधि निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लॉज। कानून निर्माण, विधि निर्माण, आप कानून निर्माण भी कह सकते हो, है ना? तो ये कानून निर्माण की प्रक्रिया इस तरह होती। अब यहां तो देखो 5 दिन में हो गया सारा काम, लेकिन कई बार 5 महीने भी लग जाते हैं। कई बार ऐसे भी विधेयक जो पढ़े हुए 5-5 साल से वो खत्म हो गए। तो ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है 5 दिन में हो जाता काम, कई बार 2 दिन में हो जाता है, फास्ट गति से काम होता है। कई बार 5 महीने में भी नहीं हो पाता है। तो ये तो हो गया आपके विधेयक, और ये हो गया अधिनियम। अब यहां पे अपने को ये जानना है कि ये जो विधि निर्माण का कार्य है, इसमें देखो इसका भी रोल था राज्यसभा, इसका लोकसभा का। यहां लोकसभा में हो ना 5 अगस्त को काम कहां हुआ? लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। पहले राज्यसभा में रखा गया था, इसको ध्यान रखेंगे। इस विधेयक को पहले राज्यसभा में रखा गया। तो पहले 5 तारीख को जो काम हुआ राज्यसभा में हुआ, 6 तारीख को काम हुआ लोकसभा में हुआ, और 9 अगस्त को जो काम हुआ वो प्रेसिडेंट साहब के यहां हुआ। तो इन तीनों का रोल रहा इसमें, इस कानून निर्माण में, इस अधिनियम निर्माण में रहा है। अब अपने को ये जानना है कि तीनों में किसका रोल अधिक है। यहां हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ रहे हैं अभी, और आज स्पेशली राज्यसभा को पढ़ रहे हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो कानून बना, इसमें राज्यसभा को कितना पावर है, इसके समान ही है, यानी लोकसभा के समान है, या उससे कम है या अधिक है। समझे? तो चलेंगे आगे। ये जो विधेयक होते हैं ना, विधेयक आप समझ गए, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और एक होता है धन विधेयक, मनी बिल। एक बार इसको समझ लेंगे। विधेयक ये 3 प्रकार के होते हैं। साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, संविधान संशोधन विधेयक, और ये है धन विधेयक, मनी बिल। मैंने यहां विधेयक के 3 पार्ट इसलिए किए कि यहां पे क्या होता है, इन तीनों विधेयकों को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट है तीनों की। तीनों के मामले में ये जो सदन है दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, इनके पावर्स भी अलग अलग है। इसके मामले में पावर अलग है दोनों को, इसके मामले में अलग है, इसके मामले में अलग है, इसलिए तीनों के भाग किए गए हैं। अब साधारण विधेयक जो होता है ना,
ये जो आपने पढ़ा अभी कौन सा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो बना और इसका जो विधेयक आया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, वो विधेयक साधारण श्रेणी का विधेयक माना जाता है, समझे। और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब होता है, देखो संविधान को बने 70 साल हो गए लगभग, तो 70 साल में परिस्थितियां बदल गई है, नई नई चुनौतियां आ रही है, नए नए कार्य आ रहे हैं, तो संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो संविधान संशोधन किसे कहते हैं? संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में किसी चीज को जो पहले से लिखी हुई उसको मिटाना। कैसे? अभी चलो आप संविधान संशोधन अधिनियम मालूम है 104, जिसका विधेयक था 126, उसमें 104 जो संशोधन अधिनियम था, क्या किया गया कि लोकसभा में जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाने का जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया। ये भी एक संशोधन है, किसी चीज लिखी हुई चीज को मिटा देना, ये भी संशोधन है। एक कोई चीज नई जोड़ना, उसमें नई बात जोड़ना, नई लिखना, जिसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? 1976 में इंदिरा गांधी ने बनाया था ना। क्या किया गया? मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए और एक नया अनुच्छेद बनाया गया 51 के। तो नई बात जोड़ी गई ना, पहले 1976 से पहले मूल कर्तव्य थे ही नहीं भारतीय संविधान में, तो ये भी एक संशोधन कहलाता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं उसको, आप क्या कहते हो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, उसको संशोधन ही तो कहेंगे ना, उस काम को जोड़ने काम को क्या कह रहे हैं? संशोधन कहते हैं। अभी जैसे एंग्लो इंडियन का आरक्षण हटाया गया तो उसको भी संशोधन कहते हैं। अच्छा, एक होता है कोई चीज लिखी हुई, उसमें कैसे लिखी हुई चीज में चेंज करना। मान लो अभी 104वां संविधान संशोधन ही लेते हैं, इसमें क्या हुआ, 2 काम किए गए थे। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जो पारित हुआ उसमें 2 काम हुए। एक तो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन का प्रावधान था वो समाप्त हो गया। दूसरा क्या किया कि जो एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति का लोकसभा और विधानसभा, राज्य की जो विधानसभा है सभी, उनमें क्या था? आरक्षण। वो आरक्षण 2020 तक ही था, तो अभी उसको 10 साल बढ़ाया गया। क्या किया गया? उसको 2030 तक किया गया। तो संविधान में क्या किया गया? परिवर्तन हो रहा। वहां ये शब्द लिखा है संविधान में कि 2020 तक आरक्षण रहेगा, किनका? एससी और एसटी का, लोकसभा और विधानसभाओं में, है ना। अब क्या किया गया? इसके स्थान पर अब कर दिया गया 2030, चेंज कर रहे हैं। इस 2 की जगह सिर्फ 3 लिखा गया। समझ गए आप? समझ रहे हो ना? तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे भी संविधान संशोधन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो विधेयक आते हैं वो संविधान संशोधन विधेयक कहलाते हैं। एक धन विधेयक होता है। धन विधेयक का मतलब होता है जैसे किसी टैक्स को हटाना है। मान लो उपहार कर लगा हुआ था पहले, अब सरकार ने हटा दिया, चलो उपहार कर कुछ नहीं है। संपत्ति कर था, को संपत्ति कर हटा देते हैं साहब, किसी से संपत्ति कर नहीं लेंगे, तो उससे संबंधित विधेयक आएगा संसद में। समझ गए? एक तो ये होता है। एक क्या होता है कि नया टैक्स लगाना है कि आज से विवाह कर देना सबको ही, जैसे बिजोलिया में दिया जाता था, विवाह कर दिए जाए। वो बिजोलिया का जागीरदार लेता था ना कृष्ण सिंह, तो क्या किया, मान लो सरकार लगा दी विवाह कर, नया कर लगा दे, उसे भी धन विधेयक कहते हैं। या सरकार पहले से कोई टैक्स लगा हुआ उसमें कोई चेंज कर दे, जैसे निगम कर 30% था और अभी इस साल निर्मला सीतारमण ने क्या किया कि वो 30% को घटाकर उसको 22.5% कर दिया गया। निगम कर यानी कंपनियों के लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसको कम किया गया बहुत अधिक। ये भारत की आर्थिक इतिहास की बहुत बड़ी घटना है, निगम कर को 30 से घटाकर 22.5 करना। एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ देश में, इससे कंपनियों को काफी फायदा हुआ, लॉन्ग टर्म में पूरे देश को फायदा होगा उसका। तो चलो खैर उसके बाद अपन जब इकोनॉमिक्स की क्लास होगी तो करेंगे। तो धन विधेयक का मतलब ये है कि कोई टैक्स लगाना या पहले से लगा उसको हटाना या उसमें कोई चेंज करना। यानी इसमें धन विधेयक जो होता है उससे क्या होता है कि सरकारी खजाने में या तो आय होती है या सरकारी खजाने से कोई खर्चा होता है। नरेगा पर 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, 40,000 करेंगे, 60,000 करोड़ करेंगे साल के, उससे भी विधेयक आता है। वो बजट में दिखाया जाता है कि नरेगा में इस साल 60,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो भी धन विधेयक कहलाएगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बजट।
बजट में सरकार अपना खर्चा बताती है कि हम किस किस पे पैसा खर्च करेंगे, ये भी बताती है कि हमारी इनकम कहां से आएगी। जो खर्च हम कर रहे हैं नरेगा पे, जो 50,000 करोड़ साल के खर्च करेंगे, वो पैसा आएगा कहां से? आयकर से आएगा, जीएसटी से आएगा, लोन से आएगा, किसी बाहरी देश के अनुदान से आएगा, वो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती है। तो वो बजट क्या कहलाता है? धन विधेयक। अब इन तीनों विधेयकों में के पारित होने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट है, ये कहा ना मैंने। अब देखो, मान लो अपन बात करें साधारण विधेयक की, देखो साधारण विधेयक जो है ना, किसे कहा हमने बताया आपको, गैर संविधान संशोधन विधेयक और गैर धन विधेयक क्या कहलाता है? साधारण विधेयक। यानी ऐसा विधेयक जो संविधान संशोधन विधेयक नहीं हो और धन विधेयक भी नहीं हो, उस विधेयक को क्या कहेंगे? साधारण विधेयक। और अधिकांश विधेयक इसी श्रेणी के होते हैं, इनकी संख्या तो बहुत कम होती है। संसद में जो विधेयक पेश होते हैं ना, ज्यादातर ये विधेयक होते हैं साधारण विधेयक। इन पे ही काम ज्यादा होता है संसद में, इन पे तो कभी कभार आते हैं तो कम। जैसे धन विधेयक है तो बजट के समय आता है, बजट आता है जो आता है, बाकी कभी बीच में कभी कभार आता है। समझे, संविधान संशोधन भी साल में कभी कभार एक हो पाता है। तो मेन काम जो है संसद का या राज्यसभा का, वो इन साधारण विधेयकों पे होता है, साधारण टाइप के जो विधेयक होते हैं। अब देखो, साधारण विधेयक के मामले में राज्य, चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, तो साधारण विधेयक के मामले में इसकी स्थिति क्या है? तो साधारण विधेयक के मामले में पहले हम ये जानेंगे प्रस्तावित करना। प्रस्तावित करने का मतलब होता है पहले रखना, कि पहले विधानसभा, इसमें लोकसभा में रखेंगे, एक राज्यसभा में रखेंगे। इस मामले में क्या नियम है साधारण विधेयकों के मामले में? यानी प्रस्तावित करने का मतलब है पूरे स्थापित करना, भी लिखा हुआ है संविधान में, एग्जैक्ट शब्द है पूरे स्थापित, इंट्रोड्यूस करना, है ना, पहले रखना मतलब। तो साधारण विधेयकों को पहले राज्यसभा में रखा जाएगा या लोकसभा में, इस बारे में क्या नियम है? तो इस बारे नियम यह है कि ये पहले राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, आरएस में भी रखा जा सकता है। क्या लिखा हमने? पहले आरएस यानी राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। चूंकि राज्यसभा की शक्तियां बढ़ रहे हैं ना, इसलिए अपन राज्यसभा की बात करेंगे। तो इसको पहले राज्यसभा में भी रख सकते हैं, लोकसभा में तो रख ही सकते हैं। लोकसभा में तो हमने बताया था आपको, वहां तो सारे विधेयक पहले रखे जा सकते हैं लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में सारे विधेयक पहले नहीं रखे जा सकते, है ना। लेकिन ये साधारण विधेयक तो रखा जा सकता है। इसका उदाहरण हम बताते हैं आपको, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी नवंबर 2019, 26 नवंबर 2019 क्या हुआ? भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। अभी दोनों एक ही है, और किस नाम से जाने जाते हैं? दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। वहां की राजधानी रखी गई है दमन। तो इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करने के लिए संसद में कानून बनाया गया, विधेयक लाया गया। उस विधेयक को कहा गया दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019। 26 नवंबर 2019 को यह विधेयक कहां रखा गया? लोकसभा में। भारत के जो गृह राज्य मंत्री है श्री किशन रेड्डी द्वारा कहां रखा जा रहा है? लोकसभा में। समझे? एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक था, वो भी इसी टाइप का था। उसमें क्या किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर के 2 भाग किए जा रहे थे, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे थे। और इसके ये दादरा नगर हवेली वाले विधेयक से क्या किया जा रहा था कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक किया जा रहा था। दोनों उल्टे काम हो रहे थे, लेकिन थे एक ही कैटेगरी के काम, तो इनको साधारण विधेयक कहते हैं। लेकिन फर्क क्या रहा? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तो पहले रखा गया राज्यसभा में अमित शाह द्वारा, और यहां भी अमित शाह के डिपार्टमेंट की जो उनके असिस्टेंट मंत्री है, राज्य मंत्री है श्री किशन रेड्डी, वो रख रहे हैं इस दमन दीव वाले विधेयक को लोकसभा में। पहले लोकसभा में प्रस्तुत हुआ ये 26 नवंबर को, अगर आपको याद हो 26 नवंबर को लोकसभा में पेश हुआ। फिर ये 3 दिसंबर को गया वहां
राज्यसभा, और फिर राज्यसभा ने 3 दिसंबर को पारित किया था इसको। तो आप समझे, यानी जो साधारण विधेयक होता है वो पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है, राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। उसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, और लोकसभा में रखा जा सकता है, उसका उदाहरण है भी दादरा नगर हवेली दमन दीव पुनर्गठन विधेयक, ये विलय विधेयक। समझ गए? तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि पहले कहीं भी रखा जा सकता है, तो पहले रखा जा सकता है, इट मींस राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दूसरी बात, रख तो दिया, मान लो दादरा नगर हवेली वाले विधेयक की बात करें, रख तो दिया इसमें लोकसभा में है, यहां से पारित हो गया, 26 नवंबर को पारित होके गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा को क्या पावर है, 3 दिसंबर को वहां पेश हुआ, हालांकि उसमें क्या हुआ कि वो तो पारित हो गया, 1 मिनट के लिए अपन ही मान लेते कि पारित हुआ ही नहीं। और इसने क्या किया, राज्यसभा ने आरएस ने उसमें क्या किया, विधेयक मान लो 6 माह तक उस पर कोई काम ही नहीं किया, 6 माह तक रोकना, एक पावर तो ये होता है उसको। राज्यसभा ने क्या किया, उसको 6 महीने तक रोक लिया। जैसे नवंबर से चले ना, तो आप मान लो नवंबर से 6 महीने गिनेंगे तो मई हो गई, मई 2020 तक उस पर कोई काम नहीं किया, ये इंतजार ही करते रह गए। यहाँ अमित शाह, श्री किशन रेड्डी, प्रधानमंत्री मोदी जी सारे गए, वहां विधेयक भेजे हुए इतना टाइम हो गया। क्या बात हुई, स्पीकर साहब लोकसभा के अरुण ओम बिड़ला जी, अपन ने यहाँ से 27 नवंबर को भेज दिया पारित करके, अभी कोई अता पता नहीं है कि साहब मैं लेटर भेजता हूँ, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यानी 6 महीने हो गए, रोक लिया इन्होंने। राज्यसभा में पड़ा हुआ है मई तक। एक तो ये स्थिति हो सकती है, दूसरी इस विधेयक की स्थिति ये हो सकती है कि उन्होंने खारिज कर दिया, राज्यसभा ने खारिज करने का मतलब अस्वीकार कर दिया कि नहीं, कोई दादरा और नगर हवेली दमन दीव का एकीकरण नहीं करना, विलय नहीं करना है, दोनों का अलग अलग ही रहने दो। समझ गए, दोनों में अलग अलग जाती है, दीव है वो तो वहां गुजरात के पास सौराष्ट्र की वहां जाके है, उसमें अरब सागर में, दमन इधर है, दादरा नगर हवेली इधर मुंबई के पास यहाँ है, एक नहीं करना। जैसे इस तरह के ऑब्जेक्शन लगा के, आरोप ऐतराज लगा के उसको खारिज कर दे। एक तो ये स्थिति हो सकती है, एक स्थिति ये हो सकती है कि 6 महीने से पहले ही, मान लो 1 महीने में पारित कर दिया उन्होंने, पारित तो कर रहे हैं लेकिन कैसे, संशोधनों सहित पारित करना। संशोधन कैसे कर दिए उसमें, जैसे इन्होंने तो लिखा था, यहां से जो विधेयक पेश पारित होके गया था राज्यसभा में जब, तो उसमें क्या था कि 2 को मिलाकर 1 करेंगे। अच्छा, इन्होंने राज्यसभा वालों ने क्या किया, चलो ठीक है 1 करते हैं, हम भी सहमत है, लेकिन हमारी एक बात रखनी पड़ेगी, क्या कि वहां विधानसभा का प्रावधान रखो आप, जैसे पुदुचेरी में है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में है, वैसे वहां भी रखो। ऐसा संशोधन कर दिया उस विधेयक में, पारित भी कर दिया। अब वापस आया लौट के राष्ट्रपति जी के पास जाने के लिए, पहले यहां आता है ना लोकसभा में, अब लोकसभा में आया तो इसमें शर्त ये रहती है कि जो संशोधन इन्होंने किए ना, किन्होंने, राज्यसभा ने, वो संशोधन, उन संशोधनों पे ये लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए, तो ही वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा साइन होने के लिए। अब लोकसभा तो कहेगा नहीं साहब, हम ये जो आपने संशोधन किया हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे, हम वहां विधानसभा का प्रावधान नहीं करेंगे। कितनी सी तो जनसंख्या वहां की, वहां विधानसभा कैसे क्रिएट करेंगे, हर कोई 2000-5000 पे कोई एमएलए चुन के आएगा क्या, वहां सरपंच की तरह एमएलए थोड़ी आएगा चुन के। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, विधानसभा तो नहीं रखेंगे। उधर राज्यसभा अड़ी हुई कि नहीं, विधानसभा रखो तो हम इसको पारित करें, वरना कार्य कर रहे हैं हम तो। अब क्या, यानी तीनों स्थिति में क्या हो रही है, तीनों स्थितियां किस बात की द्योतक है कि यहां मतभेद हो गए। किसमें मतभेद, आरएस व एलएस में मतभेद हो रहा है। अब अपन यहां किसको पढ़ रहे हैं, इस वक्त चूंकि अपन राज्यसभा को पढ़ रहे हैं, राज्यसभा की पावर्स। तो अब क्या होता है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है ना, 3 ये भी हो सकती है, देखो तीनों में से एक कंडीशन होगी, तीनों एक साथ कभी नहीं हो सकती, या तो रोक देंगे, या खारिज कर दिया, या पारित तो कर दिया लेकिन संशोधन कर दिए, तो तीनों में से एक स्थिति होगी। अब तीनों में से कोई सी भी हो, उस स्थिति में अगर लोकसभा अट जाए कि नहीं पास तो करना ही है, उस रूप में करना जिस रूप में हमने किया, तो फिर एक भारत में अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक दोनों सदनों की, संसद में सेंट्रल हॉल बना हुआ है, वहां दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, यानी भारत के जो सारे सांसद वो एक साथ बैठते हैं। 788, 543 इधर के, 245 वहां के। अब 788 है ना, अब इसमें क्या होता है मामला, समझना इसको, दोनों साथ बैठेंगे तो 788 कुर्सियां लगेगी ना,
आपको थोड़ा यहां पे समझा देते हैं भाई। 788 लोग हो गए है ना संयुक्त बैठक में। अब 788 में स्थिति क्या होगी, आपको थोड़ा ऊपर समझाते हैं। चलो यहां पे आओ भाई। दोनों सदनों की सदस्य संख्या है, यहां सांसद कितने 788 हो गए ना, 7 मिटाया तो अब 788 में क्या हुआ, अगर पहले जब लोकसभा से पारित होके गया नहीं विधेयक, तो उस समय लोकसभा के 400 सांसदों ने इसके फेवर में मतदान किया, समझ गए। 543 में से 400 ने किया ना। अब वापस यहां जब बैठेंगे ना, तो पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष में देखो लोकसभा के 400 आ रहे हैं। अच्छा कुछ राज्यसभा के भी आएंगे, मान लो राज्यसभा का एक ही सांसद पक्ष में नहीं रहे इसके, फिर भी ये 400 हो गए ना, इधर ये 245 विपक्ष में है, तो भी क्या होगा, अपने को कितना चाहिए, 788 का आधे से अधिक, आधे से अधिक मतलब साधारण बहुमत। आधे से अधिक का मतलब समझ रहे हो, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1। तो ये जो 788 का साधारण बहुमत, अब ये तो 400 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 400, अपने को चाहिए लगभग इसमें 395 चाहिए, जबकि 400 आ रहे हैं, तो ये पारित हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है राज्यसभा की, क्या समझे। विपक्ष में राज्यसभा के पढ़े ना, 245 पढ़ने तो पढ़ रहे हैं वोट, तो इधर 400 ये सफिशिएंट है, इनसे पारित हो जाएगा। क्योंकि यहां जब पारित करेंगे तो कैलकुलेशन जो करेंगे ना बहुमत की, वो टोटल संख्या से करेंगे, तो यहां लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, ये 400 वापस इसके पक्ष में मतदान करेंगे तो ये पारित हो जाएगा। तो इससे क्या समझे आप, यहां क्या कहना चाहता हूं मैं, कि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। अधिक है ना भाई, अधिक हो गई ना, जो इन्होंने चाह से पारित करा लिया ना, दादरा और नगर हवेली दमन और दीव विधेयक को करवा ही लिया ना पारित, जबकि ये तो सहमत नहीं है, सारे 245 से सहमत नहीं थे, इसके बावजूद भी लोकसभा ने चाहा तो इसको पारित करा दिया। ये कौन सा प्रोविजन होने की वजह से, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का राष्ट्रपति बुलाते हैं, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, उसकी स्पीकर करेंगे, ओम बिरला करेंगे, मान लो उन्होंने की। तो यहां पे क्या हो गया कि जो आप समझेंगे साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा आरएस एलएस की तुलना में कम शक्ति संपन्न है, कम अधिकार संपन्न है, आप ऐसे कह सकते हैं, कम अधिकार संपन्न है। चलो कम अधिकार संपन्न है, क्या समझिए। एक लाइन में अपन लिखे इस सारे जमेले को, चलो आपका जो एग्जाम का स्टैंडर्ड है उसमें इतना पूछा नहीं जाएगा। अब जैसे हम आरएस वाले को या आईएएस वालों को पढ़ाएंगे तो इसमें इतना तो याद करवाते हैं आरएस वालों को सारा, कभी इसमें ये कंडीशन होगी, इसमें ये होगी, इसमें ये होगी। आपको बस जो आपके एग्जाम है उसमें रिक्वायरमेंट्स यहीं से पूरी हो जाएगी, ये समझाने के लिए मैंने सारा लिखा। फिर भी आप याद रखना चाहे तो बहुत अच्छी बात, हो सकता है आ ही जाए इस बार क्वेश्चन, डीपली जाएगा पेपर सेट तो यहां आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं कि साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम अधिकार संपन्न है, यानी लोकसभा को पावर अधिक है, यहाँ अधिक हो गया ना, संयुक्त बैठक बुलाकर उन्होंने पारित करा लिया, वो नहीं चाहते थे तो भी। और बस समान शक्ति है तो किसमें है, प्रस्तावित करने के मामले में, कि भाई पहले राज्यसभा में भी रख दो। तो ये स्थिति तो हुई साधारण विधेयक की। आगे चलेंगे संविधान संशोधन विधेयक, उसमें क्या स्थिति है जरा देख लीजिए उसको भी। संविधान संशोधन का अर्थ मैंने आपको कई बार बताया है, कई वीडियोस में आपको मिलेगा भाई संविधान संशोधन किसे कहते हैं। हालांकि जब हम अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे तो आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया का एकदम डीपली समझाएंगे वहां पे, लेकिन बीच बीच में अपने यहाँ आता है ना, तो उसको वहां उस समय की जरूरतें पूरी करने के लिए थोड़ा बता देते हैं। ये तो साधारण विधेयक की बात हो गई। अब यहां आइए आप, संविधान संशोधन विधेयक,
संशोधन विधेयक मान लो ये है ना, यहाँ थोड़ी जगह की कमी होने की वजह से इसके मामले में क्या पावर है देखो, पहले थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, यहां पहले आरएस में भी रखा जा सकता है, इसका मतलब यह है कि प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसे साधारण विधेयक रखते हैं ना पहले यहां, वैसे इसको भी पहले यहां रख सकते हैं। नंबर 1 आरएस। अब यहां पे क्या होता है, मान लो लोकसभा में रखा है ना, लोकसभा में हमने रख दिया और लोकसभा में रख दिया, लोकसभा से पारित हो गया, पारित होने के बाद वो गया राज्यसभा में, संविधान संशोधन विधेयक। मान लो आप 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, अभी 126वां संशोधन विधेयक कहते हैं इसको, जिसके तहत आरक्षण बढ़ाया गया लोकसभा में और विधानसभाओं में SC ST का, प्लस एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया, जो मनोनयन का प्रावधान था। तो ये जो था ना, ये विधेयक कहलाता है 126वां संविधान संशोधन विधेयक। इसकी प्रक्रिया समझा रहा हूं मैं आपको। अब मान लो इसको रखा पहले लोकसभा में, संविधान संशोधन विधेयक 2019, कौन सा 126वां विधेयक, जो बाद में बना 104वां संशोधन अधिनियम, SC ST का आरक्षण प्लस एंग्लो इंडियन का आरक्षण संशोधन अधिनियम। तो वो अभी आगे बताते हैं 104वां क्यों बना। तो आप समझना इसको कि पहले आरएस में भी रखा जा सकता है, पहली बात तो ये हो गई। यहां तो इसका मतलब दोनों को समान पावर है। दूसरी बात क्या होता है कि मान लीजिए पहले लोकसभा में रखा गया, फिर गया राज्यसभा में। अब राज्यसभा क्या करती है, 6 माह तक रोक लिया, 6 माह तक रोकना। एक स्थिति है खारिज करना कि नहीं, एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो हटाएंगे नहीं है। कैसा, अच्छा उन्होंने कहा गृह मंत्री जी ने कि यार वो एंग्लो इंडियन की संख्या ही भारत में 244 से सारी, अभी जो पॉपुलेशन के आंकड़े आए हैं 2011 की जनगणना के, 244 ही रह गए। 244 आदमियों पे 2 सांसदों का आरक्षण रखना तार्किक नहीं है, उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा राज्यसभा वालों ने नहीं नहीं नहीं, आरक्षण तो रखेंगे, जब हमारे संविधान निर्माता रख गए तो अपन कौन होते हैं हटाने वाले। तो उन्होंने कहा, खारिज कर दिया कि नहीं, इसको बनाए रखेंगे। एक तो ये स्थिति हो सकती है। एक ये है संशोधनों सहित पारित, संशोधनों सहित पारित। क्या संशोधन किया, ऐसा करो कि जो 2 आप कर रहे हो ना, एंग्लो इंडियन हटा रहे हो, 1 को हटा दो, और उधर संशोधन, इसमें 2 थे प्रोविजन। ये जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक था 2019 में से क्या थे, एक तो SC ST का आरक्षण बढ़ाना था और एक इधर इनका खत्म करना था, एंग्लो इंडियन का। तो उसमें ये किया राज्यसभा ने कि ये जो आप एंग्लो इंडियन का 2 को खत्म कर रहे हो ना, तो 1 रहने दो, ऐसा करो। और उधर जो आप 2030 तक बढ़ा रहे हो ना, तो इनका आरक्षण SC ST का 2025 तक ही बढ़ाओ। अभी 5 साल ही बढ़ाते हैं, फिर देखेंगे जरूरत होगी तो आगे बढ़ा देंगे। ऐसा संशोधन कर दिया उस विधेयक में। अगर कर दिया ना, तो पहले साधारण विधेयक के मामले में तो हमने आपको बताया था कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक क्या नहीं बुलाई जा सकती है, कोई प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का। अगर यहां से गया विधेयक, 6 माह तक उन्होंने कोई काम नहीं किया उस विधेयक पर राज्यसभा ने, तो वो खत्म माना जाएगा। नंबर 2, यहां से गया, जाते ही 15 दिन में खारिज कर दिया गया, स्वीकार करते हैं इसको, तो भी वो खत्म हो जाएगा विधेयक। अगर पारित तो किया लेकिन उसमें संशोधन कर दिए जो मैंने अभी बताए, और लोकसभा सहमत नहीं हो उन संशोधनों से कि नहीं नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, एक भी नहीं रखेंगे, 2 ही हटाएंगे, उधर वो हटाएंगे नहीं, 2 रखेंगे, 1 रखेंगे। राज्यसभा तो कह रही है 1 एंग्लो इंडियन का रखो आरक्षण, लोकसभा कह रही नहीं किसी का नहीं रखेंगे, राज्यसभा कह रही है SC ST का आरक्षण 2025 तक ही रखो, लोकसभा कह रही है नहीं 2030 तक रखेंगे। विवाद हो गया ना, दोनों में मतभेद हो गए। तो मतभेद हो गए, तो मतभेद होने की स्थिति में यहां क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है विधेयक, बस समाप्त, यानी वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या होगा, यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक होता है ना, तो जो लोकसभा चाहती वही होता, पारित करवा लेते कि नहीं हम चाह रहे हैं 2 एंग्लो इंडियन नहीं रहेंगे तो दोनों ही नहीं रहेंगे।
SC ST का आरक्षण 2030 तक रहेगा तो 2030 तक ही रहेगा, लेकिन यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये संविधान संशोधन का काम हो ही नहीं पाएगा, वो विधेयक फेल हो गया, वहां असफल हो गया, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब क्या समझे आप? अब आपको एक लाइन में पूछ ले कि संविधान संशोधन के विधेयक के मामले में क्या पावर है राज्यसभा को, तो क्या समझे, RS को LS के समान शक्ति प्राप्त है। यानी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूं, अभी जैसे इस आरक्षण विधेयक की बात करें, 126वां संविधान संशोधन, 126वां संविधान संशोधन विधेयक था इसका नाम, विधेयक 2019, ये जो आरक्षण वाला था ना अभी, ये था इसका नाम 126वां संविधान संशोधन विधेयक। अब जब ये, चूंकि ये तो पारित हो गया, फेल नहीं हुआ कहीं, तो पारित होने के बाद इसका क्रमांक क्या था अभी, अब इसको क्या बोलते हैं, अधिनियम में क्रमांक क्या रहा इसका, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम जो शब्द आ रहा है ना, अधिनियम, वहां क्या था, विधेयक, और यहां हो गया अधिनियम, यहां क्या हो गया, अधिनियम। तो यहां क्या होता है कि ये तो विधेयक का क्रमांक था 126, तो अब अधिनियम का क्रमांक लगेगा, अधिनियम का क्रमांक 104 ही है। अब आप कहोगे कि साहब ये 126 था, एकदम नीचे गिर के 104 कैसे आ गए, 22 कहां उठ गए? तो ये 22 इसलिए उठे कि ये राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति प्राप्त है, इसलिए उठ गए। कैसे? कि अब तक भारत में लोकसभा द्वारा लगभग 126 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए जा चुके हैं। 126 के 126 ही राज्यसभा में गए, लेकिन पारित जो हुए ना, वो अभी वहां से केवल 104 ही हुए, बाकी खारिज हो गए, लटके हुए, कोई भी काम ही नहीं हुआ, 6 महीने से अधिक हो गए, वहीं पड़े हुए 2-2 साल से 5-5 साल से, समझे आप? इसलिए इसका क्रमांक अलग चलता है, अधिनियम का क्रमांक। यानी 126 पेश हुए ना संविधान संशोधन के लिए विधेयक, उसमें से पास कितने हुए, 104 ही, यानी संविधान उसने राज्यसभा ने पास 104 ही किए। अब ये 104 से ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि लोकसभा तो चाहती थी लेकिन राज्यसभा नहीं चाहती थी। अच्छा, संविधान में दोनों को बराबर पावर है कि भाई ये संविधान संशोधन तभी होगा जब राज्यसभा भी चाहे, तो राज्यसभा में नहीं चाहा 22 विधेयकों को, तो 22 विधेयक लटके हुए बीच में, समझ गया, खत्म हो गए इनमें से कई। तो इसीलिए इसका 104वां संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत ये आरक्षण वगैरह का कुछ संशोधन किए गए। अब पढ़ेंगे धन विधेयक के बारे में। तो देखिए, चलो यही मिटा देते हैं इसको। धन विधेयक के मामले में मैंने वैसे कई बार इसका जिक्र किया है। धन विधेयक का मतलब ऐसे विधेयक से है, जैसे आपको बताया अभी, पैसे से उसका संबंध होता है। तो उस मामले में राज्यसभा की क्या स्थिति है, अगर वैसा कोई विधेयक हो, मान लो, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है बजट। यहां पढ़ेंगे धन विधेयक के मामले में क्या स्थिति है इसकी, राज्यसभा की। तो धन विधेयक में जाएंगे तो देखो, सदैव यानी हमेशा, इसको आप ऐसे समझो कि राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, प्रस्तावित नहीं, यानी पहले इसको राज्यसभा में नहीं रख सकते। आपने देखा होगा भारत में इतने बजट पेश हो गए, चाहे निर्मला सीतारमण हो या मनमोहन सिंह हो या यशवंत सिन्हा हो, जितने वित्त मंत्री आए, पहले अपना बैग लेकर, अपना बजट का थैला लेकर कहां जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में नहीं जाते हैं। निर्मला सीतारमण तो मेंबर ही राज्यसभा की है, वो तो लोकसभा की है ही नहीं, फिर भी वो अपने सदन में नहीं गई। अभी 1 फरवरी 2020 को पहले कहां गई, लोकसभा में, क्योंकि बजट को रखना ही पहले लोकसभा में होता है। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो जनता द्वारा चुने होते हैं, और जो पैसे का मामला वो जनता से संबंधित होता है, जनता पे खर्च करना होता है, जनता से टैक्स आना होता है, इसलिए जनता के लोगों को पहले बताना होता है। तो पहले कहां पेश होता है, लोकसभा में, ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं। एक तो ये बात करेंगे। नंबर 2, यहां से पारित होने के बाद लोकसभा में रखा, भाई निश्चित अगर रखा ही लोकसभा में जाता है,
नियम है। अब यहां से राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा में गया तो वहां क्या स्थिति है, 14 दिन तक रोक सकती है। अच्छा, 14 दिन या इससे पहले 14 दिन से पहले ही खारिज कर दिया, खारिज कर दिया। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि रोक लिया उसने 14 दिन तक, कुछ नहीं काम किया उस पर। एक कंडीशन ये हो सकता है कि खारिज कर दिया उसने राज्यसभा ने कि भाई आप जो इतने पैसे खर्च कर रहे हो देश के, ये हम सहमत नहीं इन योजनाओं पे, नरेगा वरेगा बंद करो, कोई जरूरत नहीं नरेगा की। समझ लिए कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं नरेगा के बजाय, तो आप इस पैसे को तो देश में सड़कें बनाने में, नहरें बनाने में, इसमें खर्च करो। तो उसको खारिज कर दिया उसने बजट को। एक स्थिति ये हो सकती है कि वो संशोधनों सहित पारित कर दे, संशोधनों सहित पारित कर दे। ये 3 कंडीशन होती है वहां दूसरे सदन में, पारित कर दे। क्या समझे, बजट यहां से पारित होकर, लोकसभा से पारित होकर गया राज्यसभा, और राज्यसभा ने क्या किया, 14 दिन हो गए, 1 तारीख को यहां से पारित हुआ, 2 तारीख को राज्यसभा में भेजा, लेकिन राज्यसभा ने 16 तारीख हो गई, 16 फरवरी तक कुछ भी नहीं किया उस पर, पड़ा हुआ वहां। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन वहां ये हो सकती है कि उसने खारिज कर दिया, 2 तारीख को वहां गया, 6 तारीख को उन्होंने खारिज कर दिया कि बजट को हम अस्वीकार करते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो आप, इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, देश दिवालिया हो जाएगा, राजकोष में इतने पैसे कहां से आएंगे, लोन लेंगे तो फिर कई शर्तें होती है, उसके साथ विदेशी सरकारों के सामने झुकना पड़ेगा, वित्तीय संस्थाएं मनमर्जी के नियम लगाएगी, पड़े में कई तरह के एतराज लगा के उन्होंने खारिज कर दिया। एक स्थिति ये हो सकती है कि संशोधनों से पारित कर दिया, 2 तारीख को यहां से वहां गया, कहां पे, राज्यसभा में, और उन्होंने क्या किया, 10 तारीख को पारित तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि आप इसमें नरेगा में जो 50,000 करोड़ खर्च कर रहे हो ना, उसके बजाय 40,000 ही करो। कितने करो, 10,000 करोड़ की कटौती कर दी उन्होंने, इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, ये 10,000 करोड़ तो दूसरी जगह खर्च करो। अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या आगे नए हॉस्पिटल वगैरह बनाने में, पीपीई किट खरीदने में, इनमें खर्च करो पैसा। क्यों, इससे अगर इनमें पैसा खर्च नहीं करेंगे तो काफी लोग मर जाएंगे। नरेगा में पैसा कटौती करने से मरने वाले नहीं, लेकिन इधर मर जाएंगे। समझे, ऐसा कोई आरोप उन्होंने तर्क देकर उसमें कुछ संशोधन कर दिए कि खर्च में थोड़ा चेंज कर दिया, पैसे खर्च तो करो लेकिन उसकी दिशा बदल दी, नरेगा के बजाय पीपीई किट खरीदने में खर्च करो। समझ गए, एक ये भी हो सकती है नीचे वाली। तो यहां क्या होता है, जैसे 14 दिन तक रोक लिया ना, तो भी क्या होता है, लोकसभा क्या मानती है, उसको पारित किया हुआ मान लेते हैं। 1 फरवरी को यहां पेश हुआ, 2 को वहां भेजा ना, तो 16 तारीख जो ही निकलेगी, 17 तारीख को यह मान लिया जाता है कि भाई राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया। चाहे उन्होंने तो देखा ही नहीं, जाके पटक दिया, जिस दिन उनको मिला बजट उस दिन उसको पटक दिया, टेबल दराज में पड़ा, वहां सभापति की दराज में, देख ही नहीं रहे सांसद, कहने की कोई बात नहीं करनी बजट पे। फिर भी ये तो मान लेते हैं कि भाई हमने तो मान लिया, आपने पारित कर दिया, बस 14 दिन तक आप रोक सकते हो। एक है खारिज कर दिया, खारिज भी कर दिया ना, फिर भी अगर ये चाहेगा नहीं, हम तो जैसा हमने बनाया वैसा ही पारित करेंगे, वैसा ही बजट हम उसके राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजेंगे, तो वैसा ही भेज सकते हैं। खारिज करने से, यानी राज्यसभा के खारिज करने से वो खत्म नहीं होगा, संविधान संशोधन विधेयक तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये बना रहेगा, चाहे राज्यसभा खारिज करे या नहीं करे। तो यहां भी इसको पावर नहीं है। अच्छा, संशोधनों सहित पारित कर दे, उसको संशोधन कर दिया ना नरेगा के मामले में, तो जरूरी नहीं लोकसभा माने से। अगर लोकसभा कहती कि हम तो नहीं मानते, हम तो पूरे 50,000 ही खर्च करेंगे, 50,000 करोड़ ही खर्च करेंगे नरेगा पे, तो फिर क्या होगा, फिर जो लोकसभा चाहेगी वही होगा, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। यानी एक बात तो क्या होगी कि यहां संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, बैठक नहीं है ना, संयुक्त बैठक नहीं होगी, पहली बात तो पावर खत्म हो गया। दूसरी बात क्या आगे, ये जो सिफारिशें है ना, संयुक्त बैठक भी नहीं हो रही, इसके बावजूद भी बजट पारित माना जाएगा। बजट आरएस से पारित माना जाता है। कौन सी कंडीशन में, अगर 14 दिन तक रोक लिया उन्होंने तो भी बजट को पारित मान लेंगे, 15वें दिन के पारित हो गया साहब, कौन मान रहे हैं, लोकसभा वाले। अच्छा,
खारिज कर दिया उन्होंने, तो भी क्या मानते हैं लोकसभा वाले के हमने तो मान लिया, आपने पारित कर दिया। अच्छा, संशोधन कर दिया, फिर भी क्या मानेंगे कि जैसा हमने भेजा वैसा ही पारित मान लेंगे हम, तो आपने संशोधन किया होगा तो हम नहीं मानते। यानी यहां तो ये मानो कि बजट वही होगा जो लोकसभा चाहेगी, समझे। राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ उसको 14 दिन तक रोकने का पावर है। क्या कर सकती है वो, भाई जैसे 1 तारीख को लोकसभा में पेश हुआ ना, मान लो 2 तारीख को चला गया राज्यसभा, अब राज्यसभा अगर सहयोग करती तो 3 तारीख को पारित करके भेज देती, तो फिर 3 को आता, 4 को राष्ट्रपति जी के पास चला जाता साइन होने। लेकिन उसने सहयोग नहीं किया तो उसने क्या लटका दिया उसको 16 तारीख तक, तो 16 तक ही तो लटका सकती है। यानी 14 दिन तक रोकने का पावर है, बस डिले करने का, और कोई पावर नहीं है राज्यसभा को। किसके मामले में, धन विधेयक के मामले में। तो यहां क्या करेंगे, राज्यसभा की एक लाइन में लिखेंगे कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की क्या स्थिति है। तो राज्यसभा की भूमिका नगण्य है, यानी उसकी भूमिका बहुत कम है, उसके पास बहुत कम पावर है, बहुत कम शक्ति है राज्यसभा के पास। कैसे है कि कम है, जो बता दिया आपको, प्रस्तावित वहां कर नहीं सकते पहले, हैं पहले भी प्रस्तुत तो यही होगा, यानी उसको प्रस्तावित कर नहीं सकते, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। अच्छा, वो रोक दे, ये सब कर दे, तो भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यही माना जाता है कि पारित हो गया, तो फिर पावर रहा ही क्या उसके पास, 14 दिन तक वो रोक सकती है। तो ये धन विधेयक के मामले में उसकी स्थिति है। अब यहां पर आपसे एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पर थोड़ा अपन केंद्रित होते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वहां कई बार ये पूछ लिया जाता है कि चलो बताइए राज्यसभा के क्या क्या कार्य हैं। तो राज्यसभा के और भी काफी कार्य है, लेकिन अभी हम चूंकि हम कानून निर्माण संबंधी कार्यों को पढ़ रहे हैं, तो इनके संबंध में वहां कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, इन कार्यों को वहां किस तरह पूछा जाता है, ये थोड़ा जान लीजिएगा आप लोग। तो देखिए, राज्यसभा के कार्य, या शक्तियां, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो यहां जैसे कार्य है ना, पहला कार्य है विधि निर्माण। कौन सा कार्य है पहला, विधि निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लॉज। अब इसका फॉर्मेशन ऑफ लॉज में क्या क्या आता है इसको समझ लो, एक बार ध्यान से समझना इसको। मैंने आपको 3 प्रकार के विधेयक बताए ना भी, तो 3 प्रकार की विधेयक का मतलब 3 प्रकार के अधिनियम हो गए, यानी 3 प्रकार के कानून हो गए। 3 प्रकार के कानून बनते हैं, 3 प्रकार के अधिनियम बनते हैं, और वो 3 प्रकार के विधेयकों से बनते हैं। यानी जो 3 प्रकार के अधिनियम होते हैं, वो अधिनियम बनने से पहले 3 प्रकार के विधेयक कहलाते हैं। तो विधेयक मैंने प्रक्रिया समझाई आपको। तो ये जो तीनों विधेयक है, साधारण और संविधान संशोधन और धन, ये तीनों विधेयकों में जो भी काम हुआ ना उसको विधि निर्माण कहते हैं। कानून तो बनता ही है ना, तीनों में ही कानून बनते हैं। तो इन तीनों विधेयकों में, या ये इन तीनों प्रकार के अधिनियमों के निर्माण में या कानूनों के निर्माण में राज्यसभा का क्या कार्य है। तो हमने देखा कार्य सब में उसका, ये बात अलग है कि किसी में रोल कम है, किसी में अधिक है। साधारण में रोल थोड़ा कम है लोकसभा की तुलना में, संशोधन विधेयक में तो एकदम से बराबर है उसकी भूमिका, और धन विधेयक में उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, थोड़ी बहुत निर्बल है वहां वो। लेकिन है जरूर, धन विधेयक को भी 14 दिन तक तो रोक ही सकती है। तो विधि निर्माण करना है ना, विधि निर्माण करने का मतलब क्या समझे आप, जैसे ये आरएस में लिखा जाता, मेन एग्जाम में पूछा जाता विधि निर्माण करने का मतलब क्या हो गया, तो उसमें तीनों चीजें आती है। साधारण विधेयक बनाना, ये साधारण कानून बनाना, संविधान संशोधन संबंधी कानून बनाना, और धन विधेयक संबंधी, ये धन संबंधी कानून बनाना, ये काम हो गए। अब एक आता है उसका दूसरा कार्य, संविधान में संशोधन करना। ये अलग पूछा जाता है और अलग लिखा जाता है इसको, संविधान में संशोधन करना, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन।
टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करना। तो वो जो बीच वाला कार्य था ना, संविधान संशोधन विधेयक संबंधी जो उसकी शक्तियां हैं, जो पावर्स मैंने अभी बताए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी संविधान में संशोधन करने का काम भी कर रही ना वो, और उसमें तो लोकसभा के समान है उसको शक्तियां प्राप्त। तो समझिए एक कार्य ये भी है उसका राज्यसभा के कार्य में। एक कार्य है उसका वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य में आप चलेंगे, वित्तीय कार्य भी है ना भाई, ये बात अलग है कि उसकी स्थिति बहुत निर्बल है। यानी यहां ये लिख सकते हैं आप, अत्यंत निर्बल स्थिति है, अत्यंत निर्बल। भाई स्थिति निर्बल है, लेकिन फिर भी 14 दिन तो डिले कर ही सकती है ना राज्य लोकसभा। तो चाहेगा आज का आज पारित हो, लेकिन नहीं करे तो नहीं करे, 14 दिन तक रोक को पटक दे। 14 दिन तक तो इनको लोकसभा वालों को इंतजार करना ही पड़ेगा राज्यसभा से वापस लौटने का। हालांकि सामने ही है लोकसभा राज्यसभा, आवाज लगाओ तो सुन जाएंगे, इधर का अध्यक्ष उधर के सभापति को आवाज लगाए तो सुन जाएंगे। लेकिन फिर भी वो चाहे तो 14 दिन तक रोक सकते हैं बजट को, इतना तो पावर है ही उनके पास डिले करने का, लटकाने का, देरी करने का, समझ गए। तो वित्तीय कार्य भी है उसका, लेकिन थोड़ा स्थिति क्या है, बड़ी नाजुक है बेचारे, बस 14 दिन तक रोक सकती है वो। और ये तो है, और ये ही तो आपसे पूछ रहे, ये अलग राज्यसभा कार्य और भी अभी कार्यपालिका संबंधी और भी है, लेकिन यहाँ ये जो तीन काम है, तीनों इनसे संबंधित जो मैंने आपको विधेयक पढ़ाए। तो विधि निर्माण करने का मतलब, या विधि निर्माण संबंधी शक्ति, यानी तीनों विधेयक के मामले में जो पावर्स है उसकी, वो इसके अंतर्गत आते हैं। संविधान में संशोधन करने का मतलब संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो उसका पावर है वो, और वित्तीय कार्य मतलब ये जो धन विधेयक से संबंधित उसके पावर्स है वो, ये इसके कार्य हो गए।